मोरे राम मोरे राम कौन गली गयो मोरे राम। नमस्कार, आदाब। आवाज डिवाइस में आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश पे यहाँ पर आए हैं। आज न तो हम सियासत की बातें करेंगे न कुछ। आज हम उनसे जानेंगे देशभक्ति की बातें, उनसे पूछेंगे उनकी ये देशभक्ति का जज्बा कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले तो हम फारूक साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर आवाज डिवाइस। बहुत बहुत मुबारक कि आपने तकलीफ की, वक्त निकाला और मुझसे बात करने आए। शुक्रिया। आपकी ये देशभक्ति जो है, खैर सियासत तो आपको विरासत से ही मिली है। ये आपको बचपन से कैसे शुरू हुई? कब आपको पता चला कि देशभक्ति क्या है? देखिए, मैं हेडो स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ और उससे आप बिस्को स्कूल कहते हैं। वहाँ पे हमारे जो उस्ताद थे उनमें ज़बरदस्त मुल्क की खिदमत का जज्बा था। और मुझे याद है जो हमारे हिस्ट्री के टीचर थे, उनका जब भी वो आते थे, वो क्लास में आते थे, तो वे कहते थे कि देखो, हमें जब हिस्ट्री पढ़ाते थे ये दिखाते थे कि किस तरह हम लोगों ने गुलामी में क्या क्या जुल्म हमने बर्दाश्त किए। तो वो सारी तारीख बताते हैं, तो उससे हमारे दिल में एक वलवला पैदा होता था कि जो ये हमने मुसीबतें हमारे पुरखों ने उठाई हैं, हमें इन मुसीबतों से निकालने के लिए अब वक्त आ गया है और हमें वो काम करने चाहिए जिससे कि हम उसको भूल सकें और तरक्की की राह इस्तेमाल कर सकें। तो आप क्या एक लीडर ही बनना थे या कुछ और बनना चाहते? देखिए, मुझे संगीत का बहुत शौक था, बहुत ज़बरदस्त शौक था। और एक दफ़ा मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था, तो मेरे वालिद कहने लगे मुझसे, क्या तुमने गुलकार बनना है? मगर मेरे वालिद सख्त थे, मेरे में वो हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे कहूँ कि हाँ, मैं एक गुलकार बनना चाहता हूँ, एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। तो मेरे वालिद ये चाहते थे कि हम लोग सब जितने भी भाई बहन थे, हम डॉक्टर बने और लोगों की खिदमत करें, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर बनना चाहते थे, मगर उस ज़माने में महाराज साहब के वक्त में वो बन नहीं सकते। फिर वो एमएससी करने गए थे अलीगढ़। तो उसी से हमारा ये मेरा हर वक्त ये जज्बा रहा है संगीत के साथ। मैं समझता हूँ संगीत एक ऐसी चीज़ है जो आपको मौला से मिला देती है, और इसमें लगाव जितना होगा उतना आप उसको पहचानने की कोशिश करें। कुछ चंद लाइन्स आप गुनगुनाइए हमारे लिए। अब कौन सा गाना मैं गुनगुनाऊँ, ये बड़ी मुश्किल है। आप शुरू करिए तो हो सकता है मुझ में आ जाएगा। कौन गली गयो श्याम, कौन गली गयो श्याम, वो ठुमरी के अंदाज। मोरे राम मोरे राम कौन गली गयो मोरे राम, ढूंढो ढूंढो मोरे राम। वाह, बहुत खूबसूरत। कश्मीर में सूफियाना का बहुत ही टच है, मतलब सूफियाना की एक सूफी संतों की एक नगरी है। आप किससे सूफीज़्म में आपको वो जो जहाँ तक हमारे वहाँ पे हैं, वहाँ इतने शायर थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर अल्लाह ने उनको एक वो नूर दे रखा था। जैसे खुद हजरत इकबाल कहते हैं कि ये मैं नहीं लिख रहा था, ये मुझे ऊपर से इल्हाम आता था और मैं लिखता। इसी तरह हमारे भी शायर थे। कुछ शायर तो ये थे जिनको इश्क से था, कुछ शायर ये थे जिनको अल्लाह के इश्क था और वो उसी पर चलते थे। लोहार थे हमारे यहाँ। हाँ,
उसके बाद गुलाम रसूल साहब थे, कई थे। हमारे आपके पसंदीदा कौन? अपने किश्तवाड़ से भी थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाम लिखे हुए हैं। मुझे बहुत से, मेरे सभी पसंद। मुझे इश्क वाले भी पसंद थे क्योंकि वो इश्क की हकीकत की तरफ जाते थे। म- एक है वो वजनसा नावे, हाँ, ब्रह्मदित वजनसा नावे, नावे, न न न न न नावे, नावे नावे, न न न न न नावे। तो आपका ये जो सफर अब तक रहा, सियासी सफर रहा, और हम उसकी बात नहीं करेंगे कि आपने ये जो शुरुआत कैसे की, इसके पीछे क्या कहानी है कि जब आपने पहला सफर शुरू किया इस सियासत में आने? सबसे बड़ी चीज मैंने ये देखी कि जम्मू कश्मीर में आर्टिस्ट की कमी नहीं है, मगर उनको एक्सपोजर नहीं है। तो जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने कोशिश ये की कि कल्चरल एकेडमी जो है वो सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, किताबें भेजने के लिए। उनका काम है हर चीज में, ड्रामा में, संगीत में लोगों को आगे लाना। तो कोशिश हमने यही की कि हमारे जो अच्छे अच्छे गुलकार हैं उनको एक स्टेज मिले, उनको एक पहचान मिले, जिसमें आप देखें कई हमारे आर्टिस्ट ऐसे भी थे जिनको हमने कोशिश की बम्बई भेजने की, कि बम्बई एक सेंटर है जहाँ पे फिल्म वाले इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी आवाज़ जो है फैल सकती है। आप जानते हैं ऐसे लोग भी थे जिन्होंने एक, अब मैं भूल गया उनका नाम, जो आज भी उनके वो गुजर गए, वो कत्ल हो गए। उन्होंने नए नए आर्टिस्ट को जो है भारने की कोशिश की। यहाँ तक हमारे यहाँ तो लता ही थी, रफ़ी थे, मुकेश और कुछ और आर्टिस्ट थे, मगर उसने ऐसे ऐसे लोगों को लाया जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं था। और आज भी आप देखें जो ये आप कॉम्पिटिशन्स होते हैं आपके टेलीविजन चैनल से, जिनमें वो नए नए आर्टिस्ट को लाते हैं, तो एक नई अ, शुरुआत हुई। हमने भी कोशिश की थी। हमारे यहाँ मल्ला थे, अल्लाह उसको, भैया बना जी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, भजन जी थे। मल्ला जो था उसको अल्लाह ने वो आवाज़ दी थी, मगर फिर जिए नहीं। वो गए, बम्बई भी गए। वहाँ उनके यहाँ मैं आपको बताऊँ ना, वहाँ जो इन्फ्लुएंस है उस सिनेमा का, लोगों का जो वहाँ पे है, वो एक फिक्स है। और बड़ी कोशिश की हमने उसको, उसके साथ साथ एक और आर्टिस्ट थी, फिर वो नाम मुझे अब इस वक्त याद नहीं है। कई हमारे गुलकार हैं जो किसी का भी मुकाबला कर सकते। हमने उस कल्चर अकेडमी को इस्तेमाल करने की कोशिश की कि इनको आगे ला सके। आपके खुद के खावन धनन जी को देखिए, कितने शानदार गाने वाले, या संतूर को देखिए जो सोपोरी जी ने। अब मुझे उम्मीद है कि वो तो रहे नहीं, कि उनका बेटा जो है अजय, कि वो इसको आगे ले सके, क्योंकि उन्होंने भी कितने ही कलाकारों को आगे लाने की कोशिश। अल्लाह करे कि उनका बेटा भी ऐसा कर सके कि आगे हमारे इतने। और आज हमारे यहाँ एक अच्छी बात जो हो गई है, हमारे यहाँ नए नए लोगों ने अपने बैंड बनाए, और आज शादियों में अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे कि किस तरह वो परफॉर्म करते हैं कि आपको बाहर के आर्टिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने वो आप आगे चल पहुंच गए। हाँ, बहुत फन को अपनाया, और ये बड़ा जरूरी था, बहुत जरूरी था, कि इससे एक तो उनका आमदनी आने लगी और वो अपने कला को और बढ़ा सके। ये बहुत। डॉक्टर साहब एक कलाकार बनना चाहते हैं, जैसा कि हमने देखा है कलाकारों को वो इतना सपोर्ट किया है, उन्होंने करते आए हैं। जब भी फ़िल्म शूटिंग्स होती थी तो वो वहाँ से फ़िल्म शूटिंग्स वालों को बुलाते थे कि हमारे यहाँ कश्मीर में दोबारा से आइए और शूटिंग्स कीजिए। और जानकारी हम चाहेंगे तो उनके साथ कलाकारों के साथ बहुत ही एक भाई-बहन का ताल्लुक रहा है। उन्होंने कई कलाकारों का नाम लिया। अब हम जानेंगे कि आजकल का जो यूथ है, आजकल का जो कश्मीर है, वहाँ पे ड्रग्स का बहुत ही इम्पैक्ट हो गया है। इसके पीछे वजह क्या है?
देखिए, सबसे बड़ी मुसीबत ये हो गई है कि वहाँ के बच्चों को अब उम्मीद नहीं रही है, वो जम्मू के हों या कश्मीर के हों, कि उन्हें कोई भी नौकरी मिल सकती। सबसे बड़ी मुसीबत ये है। पढ़े लिखे, बड़ी-बड़ी तालीमें पा रखे हैं। अब देखिए, कभी ये हो सकता है कि डॉक्टर और डेंटिस्ट आपको दिखेगा रास्ते में घूमता हुआ कि जॉब नहीं है। आपके कई बच्चे बड़ी-बड़ी तालीमें पाके हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता उनको। और जब तक ये रहेगा कि उन्हें ये नाउम्मीदी बढ़ेगी, तब तक आप देखेंगे कि ड्रग्स का माहौल बढ़ता रहे। क्योंकि उनका सबसे बड़ी ये चीज़ है कि माँ-बाप ने सब कुछ उनके लिए खर्च किया है, उनको बनाया है। मगर आगे जब वो देखते हैं कि मैं अपने बाप के और माँ के लिए और बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो उसमें एक डिप्रेशन का एलिमेंट आ जाता है। और इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम लोगों को रास्ते निकालने पड़ेंगे। अब जब मैं 96 में आया था, मैंने 1,50,000 को नौकरी दी। सारे डॉक्टर, जितने डॉक्टर, वैद्य, हकीम नौकरियों के बगैर थे, सबको लगाया। मैंने कहा हर गाँव में जहाँ भी पहुँच सकता है लगाइए, कि लोगों को एक ये भी बच जाएगा और लोग फिर उस्ताद लगाए। रहबर तालीम में लाए हमने सारे उस्ताद जितने। और हमने ये किया क्योंकि मिलिटेंसी इतनी हाई थी कि वो जो शहर का लड़का था, वो गाँव में नहीं जाता, डर था उसको कि हमें मार डालेंगे। इसलिए हमने गाँव वाले से, उन्हीं बुजुर्गों से वहाँ पूछा, आप ही अपने गाँव का कोई दे दीजिए, जो ये आप समझते हैं ये स्कूल चला सकता है। और अल्लाह का करम है, वो इतना सक्सेसफुल रहा। हमारे स्कूल चल गए, हमारे कॉलेजेस चल गए और एक तालीम का अरूज फिर से हुआ। आज भी वही करना पड़ेगा। आज अगर हमने इन बच्चों को इन मुश्किलों से निकालना है, हमें एक नई स्कीम करनी पड़ेगी, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, जिसमें हम लोग बैंक से और उनको रास्ता बताएं कि साहब ये काम करिए, इसके लिए हम आपको ये दे देंगे। जब आप तरक्की कर लेंगे और आप वापस देने के लिए लायक हो जाएंगे, आप वो वापस कर दीजिए जो आपने बैंक से लिया है। तो ये एक चीजें हमें करनी पड़ेंगी, जिससे कि हम अपने बच्चों को और बच्चियों को इस मुश्किल से निकालें। आर्टिस्ट है मानिए, अब आप देखिए दर बदर बैठे हैं। अब हमारे पास दूरदर्शन है, हमारे पास रेडियो है, हर चीज है। क्यों नहीं हम इनको एम्प्लॉय कर सकते हैं, इनको टाइम दे सकते हैं, ये अपने कला को वहां बताएं। ड्रामा क्लब शुरू कर दीजिए, जिससे कि आर्टिस्ट को ये लगे कि भाई मेरे लिए जगह है। फिर उस वक्त इंदिरा गांधी जी के वक्त में ये था, देश से बाहर बैठे 26 जनवरी को और 15 अगस्त को हम आर्टिस्ट को बाहर भेजते थे। मैंने खुद देखा, मैं भी जब गए, हमारे आर्टिस्ट जम्मू कश्मीर के गए साउथ अमेरिका, कराकस ले गए उनको। उसके बाद वो फिर अमेरिका में आ गए। अमेरिका में लोगों ने, हमारे इतने कश्मीरी भाई बहन वहां पर हैं, उन्होंने उनको बुलाया। यानी एक नया माहौल बन गया कि साहब ये लोग आर्टिस्ट जो हैं, इनको लगा कि नहीं, हमारे लिए कोई जगह है। ये चीजें हमें फिर से उभारनी पड़ेगी। अगर ये हम नहीं उभारेंगे तो फिर हमारी कला कैसे चलेगी, हमारा वो जो पुराना थी और आज एक बात मैं आपको बताऊं, आज म्यूजिक में आप देखेंगे, कश्मीरी म्यूजिक में भी आप, इतनी तब्दीली आ गई है जो आज मॉडर्न म्यूजिक से वो मैच करता है। और बहुत अच्छी बात है, और हमें इसको आगे बढ़ाना, अल्लाह करे तो वो दिन आए जब हम इसकी तरफ तवज्जो दे सकें, तभी ये ड्रग्स का माहौल और ये जो बेकारी का माहौल है, ये खत्म। वुमेन सुसाइडल केसेस भी बहुत हो रहे हैं कि वुमेन काफ़ी टेंस है, ट्रॉमा में है, तो इसके लिए क्या? सबसे बड़ी क्यों है ट्रॉमा में? हमारी बहन पढ़ी लिखी है, आज घर एक आदमी नहीं चला सकता। पहले जमाने में ठीक था, मर्द था, वो कमाता था। आज महंगाई आसमान से बात। अगर वो शादी करती है, उसका सिर्फ काम घर में नहीं कि सिर्फ घर ही चलाए, उसका अगर दिमागी हालत भी ठीक रखनी है तो उसको काम भी करना पड़ेगा, कि वो अपने पाँव पे खड़ी रहेगी, वो एक अपने खावंद की एक एक सास बनेगी, यानी एक सहारा बनेगी, बहुत बड़ा सहारा, कि भाई मैं भी एक, अगर आप गाड़ी चलाएंगे और एक ही पहिए पे चलाएंगे, चलेगी गाड़ी। आज गाड़ी दोनों पहिए,
और जब तक हम उनके लिए भी नहीं सोचें कि वो और उनको इस तरीके इस नज़र से देखें कि साहब ये हमारी फ्यूचर है, और इस फ्यूचर को अगर हमने संभालना है तो इनके लिए वो आज देखिए हमारे यहाँ पढ़ी लिखी नर्सेस, पढ़ी लिखी, बड़ी बड़ी तालीम में पाके हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट, बाकी लोग हैं जो मेडिकल, हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए। नर्सों की कमी है, ये नहीं कि नर्सें नहीं है, लगाते नहीं है। ये क्या है? अगर पढ़ लिख के हमारे बच्चे आए हैं तो डिप्रेशन में नहीं जाएगी वो बेटी, उस बेकार नहीं हो जाएगी, अपने आप को फांसी नहीं देगी, क्या करेगी? इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी है कि उसको अपना हक मिले। और मैंने जब मैं आया था सरकार में, मैंने 33% रिजर्वेशन औरतों के रखी थी पंचायत में हर चीज में। और ये भी किया था जब मेडिकल कॉलेज की सीटों पे बहस हुई, 50% मैंने लड़कियों के लिए सीटें रखी थी कि भाई लड़कियों को अगर अब डॉक्टरी सीट बन जाएगी। हमारे यहाँ आज भी माए बहनें हैं जो मर्द को नहीं दिखाना चाहती, वो औरतों के पास ही आती। और हम अगर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में आए इसके खिलाफ दावा किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टैंड किया, उसने कहा नहीं, ये बिल्कुल सही कदम है, लड़कियों को भी अपनी जगह देनी चाहिए। अल्लाह करे कि हम आगे न सिर्फ इसमें, हम असेंबली में, पार्लियामेंट में लड़कियों को भी जगह दें कि वो लड़कियों के लिए वहां लड़ सकें। अब ये तो बात हुई लड़कियों की, उनको अपना हक मिले। अब हम जानेंगे कि डॉक्टर साहब को खाने में क्या पसंद है? देखिए, मैं सिंपल आदमी, मेरे पास वो शौक नहीं, मगर मुझे आपको मैं बताऊं, मुझे जबरदस्त शौक था कश्मीरी पंडित खाने का। ये जो हाक है, वो दम आलू है, फिर आपका रोगन जोश है, फिर आपका वो मत्स है, मुझे जबरदस्त शौक बचपन से। और मुझे याद है उस जमाने में मेरा एक दोस्त था जिसको स्कूल में पढ़ता था, हारकर उसका नाम था। उसका वालिद पुलिस में भी इंस्पेक्टर था, और मंदिर है बसंत बाग के ऊपर, जब आप जाते हैं तो वहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर का वो पुजारी भी था। तो उसने मुझे एक दिन घर खाने पे बुलाया, अब्बा कदल के वो बसंत बाग के और अब्बा कदल के दरमियान है वो। गया मैं उसके यहाँ, तो जब माँ ने खाना निकाला, उस जमाने में जो रसोई होती थी वहां होता था स्लेबान, लिपाई करते थे, हाँ उससे। और वो एक सेंटर सेंटोरम, उसके अंदर उसने उसका थाल लगाया और चौकी लगाई और मेरे बाहर रखा। मैं उठा, मैंने वो थाल उठाया, अंदर आ गया। माँ ने कहा त्राही भगवान त्राही भगवान। मैंने कहा माँ बता, इसकी क्या 15 उंगलियां हैं और मेरी 10 है? क्या इसकी चार आंखें हैं और मेरी 2 हैं? हम दोनों बराबर हैं। धर्म में ये फर्क नहीं। माँ बड़ी खुश हुई, माँ ने कहा अच्छा बेटा बैठ। लाई उसने चौकी, बिठाया, मुझे खाना खाया। उस जमाने में हम लोग थोड़ा सा चावल जो है ना कुत्ते के लिए भी रखते थे, जैसे हाँ मून मटर सवाल। अब तो सवाल ही नहीं, अब तो खुद खाने के लिए नहीं है तो मून मट कहाँ रखेंगे। तो वो जमाना था, तो वो जमाने से मेरा बड़ा जबरदस्त रहा है। पंडित के साथ आपकी जर्नी कैसे रही अब तो यहाँ तक, और मतलब भाईचारा वहाँ की कश्मीरियत के बारे में? देखिए, उसको सबसे बड़ी ठेस हमारे पड़ोसी ने, उन्होंने ये समझा कि अ, इनको निकाल कर वो कश्मीर को हासिल कर, उन्हें कश्मीर हासिल नहीं किया, अपना ही वतन बर्बाद कर दिया। और आज भी अगर आप एक कश्मीरी से पूछेंगे, वो एहसास करता है कि ये भाई जो था बड़ा जरूरी था। आपके पास जो हुनर था, जो आप बांटते थे लोगों में, वो आज गायब है। अल्लाह करे कि वो दिन आए जब ये लोग फिर वापस आए। कई गांव अभी भी आबाद हैं जो कभी बाहर नहीं गए, बैठे हैं वहां पे। मगर हमें बाकी, अब देखिए ना, कई तो बाहर बस गए, वो आएंगे नहीं। मगर जो बुजुर्ग हैं अभी भी जम्मू के उन कैंपों में हैं, जो आना चाहते हैं, आज सब चाहते हैं कि वो वापस आए। मगर हमें डर इस बात का है, ईमानदारी से, कि हमारा पड़ोसी
मत कोई ऐसा खेल खेलने कि फिर एक आग लग जाए सारे वतन। इसलिए सब डरते हैं। अल्लाह करे कि ये उस वतन से फिर से कुछ दोस्ती कर सके, एक रास्ता निकाल सके, जिससे हम लोग आराम से, प्यार से बच सकें। आप उनको कितना मिस करते हैं? यू यूज्ड टू गो टू खीर भवानी, अभी भी आप जाते हैं? ट्रिमेंडसली। देखिए, इनमें इतना आर्ट था, मैं आपको क्या बताऊं। ये, पहले जमाने में आप देखें ना, तो सारे जितने भी ये टीचर थे, म्यूजिक टीचर, वो सारे कश्मीरी पंडित थे। उन्हों से ये आगे ये फैला ये आर्ट। और, और कोई जगह नहीं है जहां लोग उनको मिस नहीं करते। किसी भी गांव में आप जाएंगे, वो क्यों नहीं 10 ही घर थे, वो उनकी तरफ देखते थे। मुझे वो भी दिन याद है जब एक मेरा सेक्रेटरी है, महाराज कृष्ण रायना, वो रहते थे फ्रिसल के इलाके के पास, उनका घर है करीबन वहीं वहीं कोई गांव है। जब उनके भाई की शादी हुई, मैं उस शादी में गया था। उस जमाने में वालिद जिंदा थे, और आप यकीन करेंगे, वहां जो घर था वो मुसलमान का घर था, बहुत बड़ा। उस मुसलमान के घर के अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे बेरकनी वनांचता, हाँ, उसके अंदर हॉल, उसके अंदर आप यकीन नहीं करेंगे, वहीं पे अंगीठी जलाई गई, वहीं पे वो फेरे कर दिए गए मुसलमान के घर में। इतनी हमदर्दी थी। अब आप हबा कदल जाइए, हबा कदल में, जैना कदल में, नवा कदल में सबसे बड़े बड़े घर जो थे वो कश्मीरी पंडितों के थे। हाँ, सब। और अगर शादी होती थी उन जमानों में, ये नहीं था मैरिज हॉल थे या थे, नहीं था, और गरीबी थी। तो इन्हीं पंडितों के घरों में इन्हीं के हॉल इस्तेमाल होते थे, जहाँ शादी होती थी, ब्याह होता था, गमी होती थी, इनका घर इस्तेमाल होता था। वो दिन थे। आज वो जमाना बदल गया। उस जमाने में मुझे याद है, कश्मीरी पंडित की अगर शादी होती थी, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट मुलाजिम होते थे, तो सुबह को शादी होती थी। सुबह को हम जाते थे वहां पे, 8-9 बजे खाना खाते थे शादी के बाद, फिर दफ्तर आते। वो जमाना मैंने देखा। तो आप आजकल की यूथ्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहूंगा कि मोहब्बत के दरवाजे कभी बंद मत करो, नफरत के दरवाजे बंद करो, और याद रखो कि सबका पैदा करने वाला ऊपर वाला है। किस रंग से उसको देखोगे, किस रूप से उसको देखोगे, वो तुम्हारा नाम। मगर याद रखना, उसके सामने हम सब बराबर हैं, और उस बराबरी को अगर हमने कायम रखना है, तो हमने नफरतों को डुबाना है और मोहब्बतों को बढ़ाना है, और इज्जत करनी है, बुजुर्गों की इज्जत करनी है। आज मुसीबत ये हो गई है, ये जो मोबाइल फोन आ गया है, इसने अब बात करना भी बंद कर दिया। बच्चे लगे रहते हैं इस पे, गेम्स खेलते, ये करते, खुदा जाने क्या करते। आज रिश्ते खराब, आज आज बात ही नहीं होती। बैठ जाइए आप, वहां पहले मोबाइल चल रहा होता, कोई या तो व्हाट्सअप करता है, या कोई कुछ और खेलता है। वो जमाना चला गया जब हम लोग बैठते थे, बात करते थे, पूछते थे आज स्कूल में कैसा हुआ, वहां कैसा हुआ, इधर क्या हुआ। अब वो बात नहीं है। इसी घर में आप देखेंगे, कुछ नहीं रहा। इसको हमने वापस लाना, उस कल्चर को हमने वापस लाना है, जहां हम प्यार से रह सके, इज्जत कर सके, माँ बहन की इज्जत कर सके, माँ बाप की, उस्ताद की इज्जत कर सके, बुजुर्ग की इज्जत कर सके, वो क्यों ना कुछ भी हो, सलाम करें, आप कैसे हैं? वो जमाना में। जो देशभक्ति का संदेश आपको अपने टीचर से मिला, तो आप उन यूथ्स में कैसे जगाना चाहेंगे उस देश में? देखिए, मैं सबसे समझता हूँ कि हम लोगों का फर्ज है, खासकर हमारे उस्तादों का। माँ बाप तो पैदा करते हैं, माँ बाप का फर्ज है पहले धर्म तालीम दी, ये पहली चीज है जो घर में देनी चाहिए। उसके बाद उस्ताद बनाने वाला, अगर फारूक अब्दुल्ला आज इस पद पे पहुंचा हुआ है, नो डाउट मेरे माँ बाप की तालीम का असर है, मगर सबसे ज्यादा मैं समझूंगा मेरे उस्तादों का। मेरे उस्तादों ने मुझे बताया है, मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया है, मेरे उस्तादों ने मुझे बताया है सही क्या है और गलत। अपने हिंदुस्तान के नाम संदेश। हिंदुस्तान के नाम मैं ये कहूंगा कि जो हालत आज हमारे वतन में है,
उसको अगर ठीक करना है तो हमने भाईचारे को बढ़ाना है। भाईचारा ही हमें जिंदा रखेगा, भाईचारा ही हमें आगे ले जाएगा, और हम दुनिया में सबसे बेहतरीन वतन होगा। क्योंकि कोई वतन ऐसा नहीं है जहां, कश्मीरी के देख लीजिए, उसकी जबान अलग, कल्चर अलग, सब कुछ अलग। तमिलनाडु के आदमी को देखिए, उसका कल्चर अलग, जबान अलग, खाने का तरीका अलग, सब कुछ अलग। हमें जोड़ क्या रहा है कि हम इकट्ठे इस वतन को बना सकते हैं, अकेले नहीं बना सकते। ये जरूरी है कि हम सब मिलके इस वतन को बनाएं, और मिलके एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करें, और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। ये जरूर। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तुम भी यहाँ, हम भी यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जय हिंद।